नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं रूपा की रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी फतुहा में है और फतुहा में आज आरजेडी कार्यकर्ता सम्मेलन भी था, क्योंकि यहाँ से वर्तमान विधायक रामानंद यादव जी यहाँ पे समारोह कर रहे थे और मैं समारोह में मौजूद थी और यहाँ पे कई गण्यमान्य लोग यहाँ मौजूद थे। लेकिन अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं वो राजद के युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, शायद आप भी उनको जानते होंगे। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इस बार बिहार में बदलाव की धारा बहेगी? क्या इस बार तेजस्वी यादव जीत हासिल करेंगे या चिराग जी आएंगे या एनडीए समर्थन में आपके नीतीश जी राज करेंगे? इन तमाम मुद्दों पे मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं को कहावत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफ़ी था, पर एनडीए के साख पे हर शख्स बैठा उल्लू है। अच्छा। हम बता देते हैं, अशोक चौधरी को ले लीजिए, 200 करोड़ के हेर फेर का ट्रांजैक्शन का जवाब नहीं दे पा रहे। मंगल पांडे, किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को ठप कर दिया है उन्होंने। दिलीप जायसवाल, उसके बाद हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं मिश्रा जी, उन्होंने तो घोटाला का नया इबारत लिख दिया है। तो समझिए 71 कैग की रिपोर्ट है, 71,000 करोड़ का खर्चा का लेखा जोखा नहीं मिल रहा है, यानी 71,000 करोड़ का गमन का साफ आरोप। मतलब आप सरकार में रहते हुए कैग आपकी संस्था है, आपकी केंद्रीय संस्था आपको आईना दिखा रही है महाराज। अब नीतीश कुमार कौन से आप मुंह से कह रहे हैं कि हम राजगद्दी पे बैठेंगे? अगर जेपी होते ना नीतीश जी, तो देख के अपना समाजवादी चेला का ये बर्ताव आपको कान पकड़ के आपको गद्दी से भी उतार देते हैं। लेकिन याद रखिए, जेपी की कर्मभूमि बिहार यही है, जेपी का कर्मभूमि यही पटना है। आपको यहाँ से हुंकार हो चुका है, यलगार हो चुका है, जंग का ऐलान हो चुका है। 2025 में नीतीश फिनिश होने वाले हैं, उनको जनता कतई नहीं चाहती है। बात करते हैं जीविका का, महाराज 10,000 रुपया देने का। आपने तो जीविका में गरीबों को जीना मुहाल करके रख दिया है। आपने किस प्रकार से गरीबों को रहने सहने, मतलब आज महिलाएं जाइए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जीविका में महिला लोगों को कर्जा, मतलब अपने ही समूह, घर के समूह, अपने गांव का समूह बनवाता है और कर्जा के कुचक्र में फंसा दिया है। ये नीतीश कुमार का माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से साठगांठ ये उजागर करता है कि नीतीश कुमार पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार हैं। हमारी सारी पॉलिसियों का नकल, ए नकलची बंदर, आपका अब नहीं चलने वाला है। हमारे नेता 200 यूनिट का, आप नकलची बंदर कह रहे हैं उनको? हमारे नेता जब 200 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया था, झट से 110 यूनिट दे दिए। हमारे नेता ने युवा आयोग गठन करने का मांग किया था, घट से युवा आयोग का गठन कर दिया। हमारे नेता ने 2500 प्रति महीना देने का वादा किया, 2500, और वो 10,000 रुपया एक मुश्त दे करके हम प्रति महीना देंगे महाराज। वो 4 महीना में 10,000 हो जाता है और हर एक महिला को देंगे। आपके 10,000 के झांसा में हम नहीं आने वाले हैं। जोड़ लीजिए 25,000 का, 2500 का महीना जब होगा तो हमारे लोगों का, गाँव गरीब किसान का सोशो इकोनॉमी लाइफ अपग्रेड होगा, एक स्तर ऊपर होगा, एक लेवल ऊपर जाएगा। तो ये बिहार की जनता है। हमारे आदरणीय लालू जी के शब्दों में कहें तो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। अशोक चौधरी जी और सम्राट चौधरी जी नाम बदलने के माहिर, वो कपड़ा बदलते हैं, उससे नाम बदलते हैं। 3-3 को नाम खुलासा हुआ है। चिड़िया उड़ ले कितनों आकाश, उसको दाना चुगने के लिए धरती पे आना पड़ता है। तो नीतीश कुमार जी आपका चैलेंज कर रहे हैं क्या? पूरी तरीके से ये बिहार की जनता ने कमर कस लिया है कि आपको इस बार गद्दी से हटाना है, क्योंकि आपने अपने दायित्व को निर्वहन करने में अक्षमता दिखाई। इतना नाराजगी किस बात की? क्यों खफा है इतना? आपने काम नहीं किया महाराज। चल जाइए गरीब गाँवों में जाइए, गांव के लोगों के पास रोजगार नहीं है, मजबूरन में अपने परिवार को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। कितनी दुख दर्द है चारों तरफ, समझ रहे हैं? पलायन कोई क्यों कर रहा है? अपने बीवी बच्चे, बाल बच्चे, माता पिता, बूढ़ा माँ पिता को छोड़ करके अपने पेट की आग को बुझाने के लिए। नीतीश कुमार जी, अगर ये पलायन नहीं रुकेगा ना, लेकिन आपका वक्त आ गया है। आपको हम समय रहते आपको गद्दी से उतारने का ये वक्त है। ये जनता अपने वोट के माध्यम से, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के माध्यम से आपको जवाब देने चाह रहे हैं, क्योंकि आपने वोट छीनने वालों का साथ दिया, आपने सांप्रदायिक दंगा करने वालों का साथ दिया। वोट का अधिकार छीनने का मतलब होता है वो फंडामेंटल राइट का छीन जाना, जो हमारा संविधान सेफगार्ड करता है, राइट टू वोट जो होता है, जो फंडामेंटल राइट है, जो कहता है राइट टू लिव, उसमें जीने का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वालिटी। वो सारा तंत्र, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सब चीज़ हमारे नेता का नारा है, विजन है इस बार कि हम ऐसा सरकार बनाएंगे जो दवाई वाली हो, कार्रवाई वाली हो, सुनवाई वाली हो, सिंचाई वाली हो। हम ऐसी सरकार की नींव डालने जा रहे हैं। और यकीन मानिएगा,
आँखों में जब हम घूमते हैं तो लोगों के आंखों में चमक दिखता है कौन सा चमक है वो? कि नया सरकार आने वाला है, नया सवेरा होने वाला है, ये अंधेर गर्दों का शासन खत्म होने वाला है, जो 71,000 करोड़ का घोटाला करता है, जो नित नए लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, और तो और भ्रमित करके बेशर्मों के भांति और तो और देश को बर्बाद करने का काम करता है। आज देख लीजिए, इनके पास कोई एजेंडा है महाराज, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते हैं। इस कहे न राहत इंदौरी साहब कहे थे कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारे मकान थोड़े ना है। अच्छा। अरे जब आप दंगा करवा दीजिएगा तो आप सिविल मतलब इस देश में एक तरह से गृह आप छेड़ने वाले काम कर रहे हैं। आप इनस्टेबिलिटी, लाशों पर राजनीति करते हैं महाराज, ये गिद्धों की राजनीति है। हम समाजवादी लोग कभी गिद्धों की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिहार समाजवादियों की भूमि रही है, और समाजवादी लोगों के सामने आप गिद्धों की राजनीति कीजिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे? हम ऐसा सबक सिखाएंगे आप हमको भूल ना पाएंगे। ये बिहार की धरती अगर आपको आसमान पे पहुंचाना चाहती है तो वो अर्थ से फर्श पे ही पहुंचाने का जनता ये काम करेगी, क्योंकि हम मुट्ठी बनकर आसमान में लहरा चुके हैं। नया इनकलाब आने वाला है, नया सवेरा 25 में आने वाला है, नया सवेरा ला देंगे। बिल्कुल हमारा विजन है। अब देखिए, हमने अति पिछड़ा डॉक्यूमेंट जारी किया। ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने, इसका मतलब क्या है? देखिए, रंगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है। रंग जो है, ऐसा तो नहीं है कि आप आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, देखिए आरजेडी का तो हम हैं। हम अगर लाल टी शर्ट भी पहन के आएंगे ना तो लोग हमको समाजवादी कहेगा, या तो हम ब्लैक टी शर्ट भी पहन के आएंगे तो समाजवादी कहेगा। ये बस यही तो मेन समझना है हमको कि रंगों को इन्होंने धर्मों में बांट दिया। रंग कोई किसी का धर्म नहीं होता। या हम अगर ग्रीन पहने हुए तो हम मुसलमान नहीं हो गए, या हम भगवा पहने हैं तो हम हिंदू नहीं हो गए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, रंगों यही हमारे मनोविज्ञान पर वो कब्जा करना चाहता है। अच्छा। हमें मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करना चाहता है। अरे महाराज, मुसलमानों का ग्रीन रंग इसलिए है क्योंकि मुसलमान का जहाँ से धर्म पैदा हुआ है वहाँ रेगिस्तान है, और हरा भरा किसे नहीं पसंद है। उन्हें पेड़ पौधा देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उन्होंने हरा रंग का झंडा पटाखा फैलाना शुरू कर दिया, अपने धर्म का ध्वजा पटाखा पर। तो ये है रंगों का इतिहास। रंगों से धर्मों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ ये बिहार की धरती रही है, भिखारी ठाकुर की धरती रही है। बिहार उन तमाम कवियों, तमाम स्कॉलर्स लोग की धरती रही है, जहाँ गलत करने वालों को उसी के भाषा में जवाब देना जानती है। और यकीन मानिए कि हम लोग हमेशा नारा लगाते हैं जब चलते हैं, तो समाजवादी लोग वो होते हैं जो लोगों से मतलब रखे, पड़ोसियों को दुख से मतलब रखे, अपने आसपास के लोगों के दुख से मतलब रखे। अगर आपके आंख में आंसू है तो उस आंसू को कैसे पोंछा जाए इसका ख्याल रखे। अगर हमारे पड़ोस के घर में उसके चूल्हा पे अगर हरिया में अगर उसके चूल्हा पर अगर हरिया नहीं चढ़ता है तो हमें भी अन्न का दाना खाने का हक नहीं है। ये नहीं नरेंद्र मोदी के तरह कि देश का 90% जनता भूखमरी का शिकार है, तब ना आप 90% आदमी को कहते हैं कि हम वो तो कह रहे हैं कि हम अनाज बांट रहे हैं। अनाज बांटना आएगो, अनाज खरीदने के काबिल हो जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होने के गरीबों को अनाज मिल रहा है, अनाज बांटना नहीं, उनको इतना काबिल बना दीजिए कि वो अनाज कमाने के काबिल, कोई अपना अनाज अपने हिस्से का अपने पैदा अपना खुद से कमा कर अर्जित कर सके। सरकार का काम अगर आपको देना ही है तो शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त दीजिए महाराज, अनाज मुफ्त मत दीजिए। हमारे बिहारियों और हमारे देशवासियों के गट्टा में इतना ताकत है कि इस देश के इस धरती को हल चला करके वो अपने हिस्से का अनाज पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप तो उनके हिस्से का भी अनाज चोरी कर लिए। क्या आप दीजिएगा शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में? जबकि संविधान कहती है कि आपको शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या क्रोनी कैपिटलिज्म हावी है। अडानी अंबानी के हाथ तो सारा संसाधन बिक चुका है। तो क्या लग रहा है आपको, शिक्षा व्यवस्था और चीज़ें बेकार है क्या इस सरकार में? देखे नहीं है कितना सारा स्कूल बंद हो गया है। रिपोर्ट देखें शिक्षा विभाग का, नीतीश कुमार ने 20,000 स्कूल पूरे बिहार में बंद कर दिया है। आप समझ तो कह रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल में बहुत सारी व्यवस्था है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, किताब कॉपी फ्री मिल रहा है। आप चल करके, आप पत्रकार महोदया हैं, आप जब करती होंगी ग्राउंड रिपोर्ट तो आपको पता चलता होगा कि किस प्रकार से क्यों नहीं अटेंडेंस सही से हो पा रहा है, बच्चे क्यों नहीं स्कूल में पहुंच रहे हैं, वहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्यों मजबूर है प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए। सरकारी अस्पताल के हाल देख लीजिए, जहाँ मतलब मंगल पांडे तो सरकारी को इतना तरीके से निचोड़ कर रख दिया कि वहाँ पर एक्सरे कराने जाइएगा ना तो उसमें
प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट लोगों का एक्सरे मशीन लगा रहता है, प्राइवेट से पैसा दीजिए, समझिए ये किसको कमीशन खा रहे हैं मंगल पांडे जी। मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की बेदी पे पूरे बिहार राज्य को चढ़ा दिया गया है और बिहार की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करने वाली है, किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। ये 25 का यलगार है, जंग का ऐलान है नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक समाजवादी विचारधारा के ठीक थे, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिया और घुटने टेकना समाजवादियों का कर्म नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी बड़ा सिखाते हैं कि कौन देशद्रोही है कौन देशभक्त है। मोदी जी हमारे परिभाषा में आप आइए, हम आपको बताते हैं क्या है आपकी परिभाषा। देशद्रोही और देशभक्त अपने दायित्व को जो न निर्वहन करे उससे बड़ा कोई देशद्रोही नहीं हो सकता, और जो अपने दायित्व को अपने समय पर निर्वहन कर दे उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है मोदी जी दायित्व नहीं निभा रहे हैं? कहाँ निभा रहे हैं? उनका दायित्व क्या है? डीपीएसपी संविधान का क्या कहता है कि इस देश के सारे संसाधन को अडानी अंबानी के हाथों बेच दीजिए। इस देश के संसाधन पर गांधी जब देश को आज़ाद करवा रहे हैं तो क्या कह रहे थे लाल किला के प्राचीर से? नेहरू जी क्या कह रहे थे? तिष्ट विद डेस्टिनी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि इस देश के संसाधनों पर सबसे ज़्यादा हक जो गरीब, जो आखिरी पायदान पर खड़ा आखिरी व्यक्ति है उसका हक होगा। आप कहाँ की हैं? आखिरी पायदान पे खड़ा आखिरी व्यक्ति आज मारा फिर रहा है, एक अदद रोटी के लिए आज वो मारा फिर रहा है, तन पे उसका कपड़ा नहीं है, उसके बाल बच्चों को स्कूल नहीं नसीब है। फसल और नस्ल तो बर्बाद करके रख दिया नरेंद्र मोदी जी। आप अडानी अंबानी के चक्कर में आप बात करते हैं आपका, लेकिन ये बात बिहार का चुनाव आपके चुनावी रूपी ताबूत में एक कील साबित होगा और आपका पतन यहीं से शुरू होगा। ये बिहार है, बिहार ने जब जब देश में अंधेरा छाया है तब तब बिहार ने रोशनी देने का काम किया है। चाहे वो साउथ अफ्रीका से मोहनदास जी को बुला करके महात्मा गांधी बनाना हो, चाहे वो जेपी को दिल्ली से बुला करके पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति के बिगुल फुकवाना हो, और चाहे 90 का लालू यादव का समाजवादियों का दौर, समाजवाद के सपनों को पूरा करना हो, सामंतवादियों के करेजे पे चढ़ कर मूंग दरड़ने का काम किया, तो लोग कहता है कि जंगल राज है। आज कौन सा मंगल राज है? सुशासन की सरकार है। सुशासन के आप एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, प्रोपोगेंडा मशीन है वो लोग सरकार। प्रोपोगेंडा के आधार पर ये लोग एनसीआरबी डेटा, हम डाटा से बात करते हैं, एनसीआरबी डेटा का उठा कर देख लीजिए और लालू यादव के समय के एनसीआरबी डाटा को उठा कर देख लीजिए, 4 गुना से 10 गुना तक अपराध ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आए दिन लोगों का हत्या, मर्डर, लूट, व्यापार, बिजनेस करने में नहीं है। आज देख लीजिए आप बिहार के सरकारी अमलों का बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम होता है? ब्लॉक चढ़ावा जरूरी है। ब्लॉक में बीडीओ सीओ आपको बिना मतलब काम के थाना में जाइए, कोई समस्या होगा तो थानेदार आपे को मारने लगेगा। थानेदारों का इतना मन बढ़ गया है। हमारे नेता ने साफ कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसी नौकरशाही को हम जब तक उसको उसका सबक नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जनता मालिक होती है अंतोगतवा, जनता मेहनत करती है। सम्राट चौधरी के बारे में आपकी क्या राय है? सम्राट चौधरी एक निहायत ही बेहया इंसान है। बेहया इंसान बोल रहे हैं आप? बेहया हैं, उनको बात करने का तमीज़ नहीं है, तजुर्बा नहीं है। लालू यादव जी के पाठशाला से निकले हैं। अच्छा। हैं, और उन्हीं पे ओछी टिप्पणी करते हैं। महाराज थोड़ा सा सुचिता आपको राजनीति की नहीं है, थोड़ा सा भी आप समाजवाद की लाज रख लेते। आप तो बेहया इंसान हैं। वो और तो और नाम बदलने वाले लोग, कितना हत्या मर्डर, वो अपने ही जाति कुशवाहा समाज के 25 को मर्डर करने का अभियुक्त है। उनके समाज के लोग आज उनको बहिष्कार किए हुए हैं, तो सारा बहिष्कृत लोग तो भाजपा में न रहता है। वॉशिंग मशीन जो है सारा भ्रष्टाचारी, अपराधी, लठैत, गुंडा, बदमाश सब बीजेपी में एकदम जाकर। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई राजद में ज्यादा लठधार रहते हैं। राजद में समाज, लालू जी ने कलम की जगह लाठी दे दी चलाने। लालू जी ने सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। आप डेटा को उठा करके देख लीजिए। मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय किनका बनवाया हुआ है? बहुत सारे विश्वविद्यालयों का निर्माण। विपक्षी पार्टी तो ये भी कहती है कि जब लालू जी की सरकार थी तो चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। विद्यालय सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है महाराज। उसका यूनिक कॉन्सेप्ट में हम बताते हैं आपको, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से आया था। चरवाहा विद्यालय इतना शानदार चीज था, लालू जी का कहना था कि अरे गैया भैंसिया चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। अरे हमारे देश का 90% आज भी मेहनत कश वर्ग है, चरवाहा समाज का लोग है। आज भी जो कोई भेड़ चला रहा है, कोई बकरी चला रहा है, कोई सुअर चला रहा है, तो उनको जीविका भी चलाना है, उसके साथ पढ़ना भी है। इस यूनिक कॉन्सेप्ट को वैलिडेशन अमेरिका की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दे चुकी है, इस पे पीएचडी कर चुकी है। इन लफेरे लफंगे को बोलने दीजिए, प्रोपेगेंडा फैलाने ना दीजिए। चरवाहा विद्यालय जैसा यूनिक कॉन्सेप्ट आज तक दुनिया ने नहीं देखी है। और आपको और भी यूनिक एक बात बता देते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। हमारे नेता ने अगर वो महिलाओं को
जो प्रेगनेंसी के बाद जो लीव होता है इस देश में शुरू करने वाले एकमात्र पहला राज्य है तो वो बिहार है, और पूरी दुनिया में जापान के बाद अगर कहीं शुरू हुआ तो वो बिहार में शुरू हुआ। लेकिन विपक्षी, जैसा कि मैं सभी जगह जाती हूँ तो विपक्षी का ये कहना है कि चरवाहा विद्यालय में चारा चोर के लिए शिक्षा दिया जाता था, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा की बातें हैं, ये उनके पास मीडिया है। हिटलर क्या था? हिटलर का एक मंत्री था गोल्जवेल्स, वो प्रोपेगेंडा का काम करता था। तो आज की गोदी मीडिया क्या है? वो प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बड़े बड़े उन्हीं कोरोनी कैपिटलिस्ट की मीडिया है, वो मीडिया उसकी खाती और उसकी गाती है। आपको क्या लग रहा है कि गोदी मीडिया बोला वो जो जाता है। सरकार, वर्तमान सरकार है, वो मीडिया को खरीद रखी है? वर्तमान सरकार का मीडिया में ही सारा स्टेक है, सारा उसका जो पूंजीपति वर्ग है वो एक सरकार के तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ काम है विपक्ष से सवाल करना। अरे महाराज, आपको अंदर थोड़ी सी भी सुचिता बची है तो संसाधन को नियंत्रित कौन कर रहा है? सरकार, पक्ष। तो आप पक्ष से सवाल करने के बजाय ये कौन सा पत्रकारिता है? आप भी पत्रकारिता में पढ़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा सवाल आपको 90% सवाल अगर पूछना है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करनी है, तो आप पक्ष का न तय कीजिएगा। मैंने कि विपक्षी विपक्ष के पीछे ही से तय मैंने कर रहे हैं। विपक्षी से सवाल किया कि भाई आप वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि मतदान का हनन हुआ है, तो उनका कहना ये था कि मुझ पे जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वोट अधिकार हनन किया गया मतदान का, जब लालू जी की सरकार थी तो बूथ का हनन कर लिया जाता था, बूथ को हैकजैक कर लिया जाता था, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लालू यादव जी के लिए ये बदनाम करने का ये एकमात्र साजिश है। ये वोट उनको दिया था, वो मास लीडर हैं। उनका जब जनसैलाब जब उमड़ता है तो बनिया बनियों को जमानत जब्त करवा देता है, तो लोग कहेगा क्या? नाच ना आवे तो अगनमा टेढ़ा। आप सिद्ध करके दिखा दीजिए। उसी से मैंने TN सेशन थे, आप चुनाव लिए थे सबसे हार्ड करके, काहे जीत गए थे लालू यादव? वोटर ID कार्ड बना था, सब कुछ हुआ था, फिर भी जीत करके दिखा दिए सबसे बड़ी पार्टी। आज भी अगर अकेले लड़ा जाए, दिखा जाए, तो सबसे बड़ा पार्टी कौन है? राजद है। वो तो बैकडोर से ही लोग सरकार बनाए हुए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि बिहार में जातीय समीकरण ज़्यादा है, इस वजह से लालू जी की सरकार बन जाती है? देखिए, समाजवादियों का गुट एक साथ है, इसलिए सरकार बनती है। और जातीय समीकरण जहाँ की सवाल है, तो जाति की उत्पत्ति और जाति के नाम पर जो विशेष आरक्षण जो मनुवाद वर्ग जो भोग रहा है, उसके सामने उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, जो कि एकदम सही है, जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ को स्तर को बढ़ाए। तो उस आरक्षण को भी तो बीजेपी वालों और नीतीश समर्थित सरकार ने 65% जो आरक्षण हमारे तेजस्वी जी ने देने का काम किया, उस आरक्षण को भी आपने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्क्रैप करवा दिया। 65% आरक्षण जो 17 महीना की सरकार थी, उसमें अति पिछड़ा से लेकर के पिछड़ा को सबके आरक्षण के शेड्यूल को बढ़ाया गया था। देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम क्या है? देश में जो कानून बनता है उसे कानून को लागू करवाना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? 50% का बैरियर लगा देता है कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैटर EWS का होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जब बात आती है, तो वो 50% से कैप को ऊपर बढ़ जाता है, 60% होता है। क्योंकि पहले से आरक्षण, अगर दलित का आरक्षण और OBC का आरक्षण मिला दिया जाए तो पहले से 49% आरक्षण हो जाती है। लेकिन 10% EWS का देता है तो 50% का गैप तो टूट जाता है। तो EWS आरक्षण देना है तो तोड़ दिए। लेकिन जहाँ अति पिछड़ा और पिछड़ा को आरक्षण देना है तो फिर से वो 50% के कैप को लगा करके हमारे आरक्षण को आपने स्क्रैप करने का काम किया। यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान की सेफगार्ड करने का काम ही नहीं करना। ये वहाँ पे तो एक कोलेजियम व्यवस्था है। आप इल्ज़ाम लगाते हैं हमेशा कि भाई नीतीश जी को दोनों डिप्टी CM हाईजैक करके रखे हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आपके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तेजस्वी यादव को संजय यादव चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का ये। देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि गरीबों को रोटी कैसे मिलेगा। लेकिन आपने इल्ज़ाम लगाया है कौन आपने इल्ज़ाम लगाया कि नीतीश जी को हाईजैक किया गया है, दोनों डिप्टी CM ने हाईजैक कर लिया है। संजय यादव जी जो है सलाहकार हैं। अच्छा, सलाहकार तो क्या उन्होंने भी हाईजैक कर लिया है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जो पंचायत और जिलों से संचालित होती है, ना कि उनके तरह दिल्ली से संचालित होता है। हमारा पार्टी में एक कैडर का उतना ही महत्व है जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व है। हमारे पार्टी में तो हमारा पार्टी हर तरह से समाजवाद और लोकतंत्र को चुनती है। आप बीजेपी वाले जवाब दे देना, काहे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा पा रहे हैं?
अंदरूनी लोकतंत्र उनके पास नहीं है। हमने तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने जिला अध्यक्षों से लेकर पंचायत सचिवों से लेकर पंचायत अध्यक्षों से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार अध्यक्ष सबका चुनाव करके दिखा दिया। अशोक चौधरी पे क्या राय है आपकी? अशोक चौधरी जी कोशिश करते हैं दलितों का वोट लेकर के सवर्णों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा। अशोक चौधरी जी भ्रष्टाचार का अनुपम उदाहरण है। अगर कैग की रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का बात किया जा रहा है तो 31,000 करोड़ तो पक्का अशोक चौधरी के पास ही मिलेगा। इतना कैसे बोल सकते हो? ये दावा कैसे कर रहे हो? अशोक चौधरी मानस पुत्र है नीतीश कुमार के। अशोक तो खुद ही बोलते हैं कि हम मानस पुत्र है नीतीश कुमार के। तो अशोक चौधरी ने अपने समाज से किया वादा, अरे महाराज हम आप कोई नहीं कहते हैं कि आप कोई समाज का काम नहीं कीजिए, लेकिन जो समाज जो गिरा हुआ है, जो सबसे नीचे पायदान पे निचले स्तर पे बेचारा खड़ा है, जो मूलभूत ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है, रोटी कपड़ा मकान दवाई सवाई सिंचाई, आज तक उनके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, रोशनी की एक अदद किरण चाहिए। आप युवा अपने पिता को या आपके पिताजी महावीर चौधरी जी क्या कहते थे, उन बातों कम से कम अपने पिता का मान रखते हुए आप इस तरह का काम मत कीजिए महाराज, शोभा नहीं देता है। लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों का कोई इतिहास नहीं होता है। आप भुला दीजिए जाइएगा बिहार के इतिहास से, दलाली करना बंद कर दीजिए। वो नीतीश सरकार के सबसे बड़े दलाल हैं। दलाल है वो नीतीश सरकार के? बिल्कुल। जितना पेपर लीक, जितना घोटाला, उस सब में उनका हिस्सेदारी है। सब में हिस्सेदारी अशोक चौधरी की है। सब में उनका हिस्सेदारी है। लेकिन उनको इस बार जनता जवाब देने जा रही है। जवाब इस बार मिल जाएगी? क्या लग रहा है इस बार लालटेन जल जाएगा क्या बिहार में? लालटेन पूरी तरीके से, कहते हैं ना कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। अच्छा। कि सदियों से माना कि मतलब बहुत घनी अंधेरा है, रात कितनी भी गहरी और लंबी क्यों ना हो, सुबह होना निश्चित है। तो 2025 में इस बार तेजस्वी यादव का सीएम बनना भी सुनिश्चित है। अच्छा, आप युवा हैं, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि आप युवा हैं, युवा नेता चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, आपको सबसे प्रिय कौन लगता है? हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव का समाजवादी विजन, उनके डॉक्यूमेंट को पढ़िए, उनके मैनिफेस्टो को पढ़िए, वो किस प्रकार के लोगों के, हम समाजवादी लोग जमीन के टुकड़ों पे राज नहीं करते हैं, लोगों के दिलों पे राज करने का हुनर हमें पता है। ये हुनर अगर किसी में है तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव में है। और बात रहा राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को हमारे नेता बड़े भाई के स्वरूप मानते हैं। तो बड़ा भाई और छोटा भाई में तुलना नहीं किया जाता है। हमारे महागठबंधन के चेहरा हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे अग्रज हैं, बड़ा भाई हैं, हमारे सम्मानित है, आदरणीय है, माननीय है। और राहुल जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार हम फतह करेंगे। और राहुल जी तेजस्वी जी को सीएम बनाने का काम करेंगे और तेजस्वी जी अपने बड़े भाई को पीएम बनाने का काम करेंगे। और रहा बात चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी तो हनुमान बने हुए, युवा होने के काबिले नहीं है। अच्छा। हाँ, युवा का मतलब क्या होता है? जो बगावत कर सके, जो सत्ता से आंख में आंख डाल के ललकार सके। ये तो सरेंडर आदमी है जी। ये तो कहते हैं कि हम अपना दिल चीर के दिखा देंगे, नरेंद्र मोदी बस पे हमारे। ए महाराज, आपके बाबू के तस्वीर को आदरणीय दलितों के सबसे बड़े नायक आदरणीय रामविलास पासवान जी के मूर्ति को नरेंद्र मोदी तोड़वा दिया था, तुगलक रोड में फेंकवा दिया था। अरे कम से कम आप अपने पिताजी का मान रख लेते हैं, जो दलितों के नायक थे। चिराग पासवान जी, आप युवा होने के काबिल नहीं है। युवा का मतलब होता है बगावत, बागी हो, जो विरोध का स्वर बुलंद कर सके, जो गलत को गलत कह सके। आपको गलत को गलत कहने का हिम्मत नहीं है। अरे महाराज चुप रह जाते, तब गलत को सही ठहराने में लगे हैं। बिहार की जनता है, समेट देगी आपको। आपको भी हल्दी लग जाएगा इस बार हल्दी लग जाएगा। उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना बिहार की जनता अच्छी से जानती है। और आपको भी जो उड़ रहे हैं ना, सब फरफराहट बंद हो जाएगा चिराग पासवान जी। तो आपको अगर युवा होने का कर्तव्य निभाना है, बगावत कीजिए। आपके पिताजी के साथ क्या सलूक किया था, आपके समाज के साथ क्या सलूक किया जा रहा है,
दलित वर्ग के साथ आज रोजी रोटी रोजगार के लिए दलित वर्ग तरस रहा है। आज प्राकृतिक संसाधन की पहुंच दलित वर्ग के पास नहीं है। आज आर्थिक संसाधन की पहुंच दलित वर्ग के पास नहीं है। आज सारे संसाधनों की लूट करके इन लोगों ने अवैध तरीके से अपने पास रख लिया। तो चिराग पासवान जी क्या बोले थे, मैं उन घरों में, इनके पिताजी बोले थे, मैं उन घरों में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। आप गए हैं? नहीं गए। आप अपने बात पे खरा उतरिए। बात पे खरा उतरने वाला ही असली युवा होता है। और हमारे नेता ने कहा है, तेजस्वी यादव ने, कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, क्योंकि हमें लंबी राजनीति करनी है। अभी 35 बरस उम्र है। क्योंकि एक बात, उम्र मेरी कच्ची है, जवान मेरी पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा एकमात्र यूएसपी है। उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी दूंगा तो दे दिया। नीतीश कुमार जी क्या कहते थे, कहाँ से पैसा लाएगा? अपने बाप के यहाँ से लाएगा, चारा चोरी वाला पैसा लाएगा। कैसे नौकरी दे दी है? अब देखें, उन्होंने आईटी पॉलिसी लाया, उन्होंने सड़कों का जाल बिछवा दिया 17 महीने के अंदर। राघोपुर बिद्दुपुर का पुल देखिए, 6 लेन का। उन्होंने जब रहे तो मरीन ड्राइव देखिए, उनके रहते भर में उद्घाटन हुआ। और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का नींव डाला था। उन सब से बढ़कर हमारे युवाओं के पास रोजगार रहेगा तब ना 4 लाइन पर कार है, गाड़ी लेकर फराटा भरेगा। रोजगार की कमी है बिहार। रोजगार की कमी थी तो उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया और 3 लाख रोजगार का प्रक्रियाधीन कराया। उन्होंने आईटी पॉलिसी बनाया, उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी। बिहार 3 धर्मों की जन्मस्थली है। किसी कोई देखने वाला मतलब है? आपका कहना है कि इस बार बिहार में बदलाव हो जाएगा? बदलाव तय है, तेजस्वी जी का आना तय है। और इस देश में सदियों से अंधेरा जो चला आ रहा है 20 साल से, उलटन जल जाएगा। बिल्कुल। ये थी युवा की पुकार और युवा नेता हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों के बारे में सारी बातों पे अपनी प्रखुरता से बात रखी। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और भी चीज़ें हैं, जैसे बिहार में अभी बगावत है, जोर शोर है, घमासान मचा हुआ है। बने रहिए मेरे साथ।